तो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने चारों प्रोसेस देखे, चारों प्रोसेस के फॉर्मूले देखे, चारों प्रोसेस के ग्राफ देखे और इंटर कन्वर्जन और ग्राफ भी देख लिया। अब एक पांचवा प्रोसेस है इसमें, इसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, अब पॉली का मतलब क्या है? मैनी। तो ये पॉली का तो मीनिंग हमको मालूम है कि पॉली का मीनिंग है मैनी। अब ये देखो, इसका बहुत अच्छा मीनिंग है ट्रॉपिक का। ट्रॉपिक का मीनिंग एक लैटिन वर्ड से आता है ट्रॉपिकस। ट्रॉपिकस का मतलब है बिलोंगिंग टू अ टर्न, मतलब ये कहीं भी टर्न ले सकता है, मतलब ये कहीं भी मुड़ जा सकता है। अब कहीं भी मुड़ गया मतलब एक टर्न ले लिया एडियाबैटिक प्रोसेस बन गया, एक टर्न ले लिया आइसोटोनिक प्रोसेस बन गया, एक टर्न ले लिया आइसोबारिक प्रोसेस बन गया। अब ये देखो कैसे, जैसे हम एडियाबैटिक लिखते हैं पीवी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, यहां पे वैसी इक्वेशन है, सिर्फ गैमा की जगह एक्स है। एक्स मतलब वहां कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये देखो यहां पे इक्वेशन है पीवी रेस टू एक्स इज कांस्टेंट। अगर मैं यहां पे एक्स की जगह 0 रख दूं, इसका क्या मतलब होगा? वी रेस टू 0 1, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, x की जगह 0 पे कौन सा आया? आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो p v रेस टू 1, तो इसका मतलब p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ऐसा कब होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बाकी के 3 प्रोसेस भी ये बन सकता है, और इसके अलावा भी कुछ आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में आएगा उसके हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन देखना है हमको अब कि इसमें कैसे आने वाला है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसमें एक टर्म सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फाइंड द टोटल मोलार स्पेसिफिक हीट। तो उसका हमको फॉर्मूला देखना है, प्लस इसमें dq का भी एक फॉर्मूला आता है। dq क्या चीज है? चेंज इन हीट, उसका भी कुछ फॉर्मूला आता है, वो भी हमको देखना है। तो ये देखो उसके फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला ये निकाले थे हमने। ये कब था? जब फॉर्मूला था पीवी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट। अब यहां पे गैमा की जगह क्या है हमारे पास? एक्स है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे। ये कौन से प्रोसेस में है? ये हमारे न्यू प्रोसेस में, जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये 5th प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सीएम। सीएम क्या है? चीफ मिनिस्टर नहीं, ये है मोलार स्पेसिफिक हीट और टोटल मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये सीवी का फॉर्मूला हमने निकाला है, आर अपॉन गैमा माइनस 1 प्लस आर, ये एज इट इज। तो ये आ गया हमारा सीएम का फॉर्मूला। इस पे हमको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसके आगे भी एक स्टेप आता है क्वेश्चन, जब हम इसको हीट में डाल देते हैं। तो हीट का फॉर्मूला इससे रिलेटेड है क्या कुछ? Q इज इक्वल टू मोलार स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्या है? Q का फॉर्मूला NCM डेल्टा T लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये आएगा कि सिर्फ CM निकालो, दूसरा आएगा कि CM निकालकर उसको इसमें रख के हीट निकालो। यहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ता है क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट लिमिट है क्वेश्चन पूछने की। क्लियर है यहां तक? तो चलो यहां से बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हिंट के लिए साइड में कुछ चीजें रख दिया हूं मैंने। तो यहां पे देखो क्या है ये, फॉर अ सर्टेन प्रोसेस अ प्रेशर ऑफ डायटोमिक गैस। अब सर्टेन प्रोसेस बोल रहे हैं, यहां पे पॉलीट्रॉपिक बोला है क्या, लेकिन हमको मालूम है कि ये ऐसा कहीं भी नहीं आता है फॉर्मूला। तो जो कहीं नहीं आता है वो किसमें आएगा? पॉलीट्रॉपिक में आएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या बोला है इसमें, कौन सा गैस दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट, डायटोमिक गैस दिया है। और क्या बोल रहा है? ये रिलेशन उसका, ये फॉर्मूला आ रहा है फॉर्मूले में। ठीक है, आ रहा है। तो वेयर ए इज द कांस्टेंट, व्हाट इज द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर दिस प्रोसेस। मतलब क्या निकालना है? सीएम निकालना है, जिसका हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा है। राइट, तो क्या फॉर्मूला आया था इसका? आर अपॉन, क्या था फॉर्मूला? गैमा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो गैमा तो हमको मालूम है इसके लिए, डायटोमिक के लिए गैमा कितना? ये यहां है देखो, सीपी सीवी की वैल्यू दिए गए ये। तो डायटोमिक के लिए 7/5 आता है ये। ठीक है, तो डायटोमिक के लिए गैमा की वैल्यू है 7/5। तो ये तो मिल गया, एक्स निकालना है। तो अब ये बताओ मेरे को,
हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पी वी रेज टू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन है हमारे पास। क्वेश्चन में दिया क्या है, P इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर। इसका मतलब है P इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ, P अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वी स्क्वायर ऊपर आएगा तो P वी रेज टू -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको और इसको कंपेयर करो और बताओ x की जगह क्या है, -2। तो रख दो x की जगह -2 और निकालो cm का आंसर। x की जगह आ जाएगा -2 और cm का आंसर बताओ क्या आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, r अपॉन गैमा -1 प्लस r अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू r अपॉन गैमा -1 प्लस r अपॉन 1 माइनस। इस केस में गैमा कितना था, 7/5 और अपना x कितना आया, -2। रख दो यहाँ पे r अपॉन गैमा -1 प्लस r अपॉन 1 माइनस -2। तो करो इसको सॉल्व। 7/5 माइनस 1 2/5 प्लस r अपॉन 1 प्लस 2 3। तो यहां पे 5 ऊपर चल जाएगा, 5r/2 प्लस r/3। 5 3 15, 15 प्लस 2 17, r/2 3 6। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब देखो मोनो एटॉमिक गैस इंपॉर्टेंट टर्म is expanding such that Vt square is constant। अब Vt की तो इक्वेशन देखे नहीं हमने तो इसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में PV रेज टू एक्स कांस्टेंट बोले, तो क्या हम PV से Vt इक्वेशन बना सकते हैं? कैसे? जिंदा तिलिस्मत कौन सा, ब्राह्मण इलाज आपका PV इज इक्वल टू nRT। तो P की जगह रख दो nRT बाय V। तो क्या आंसर आएगा, nRT बाय V, V रेज टू एक्स इज कांस्टेंट। तो nR तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो यहां पे V का पावर कितना है, ऊपर गया तो यहां पे आएगा T V रेज टू एक्स -1 इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो उससे। अब यहां तो ऐसा दिया हुआ है T स्क्वायर V इज कांस्टेंट, तो अब स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट ले लो। रूट मतलब सबका पावर कितना, 1/2। तो इसका भी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2 और इसका भी पावर 1/2। तो कांस्टेंट का तो कुछ भी करो कांस्टेंट ही रहने वाला है वो। तो यहां पे आंसर आएगा T V रेज टू 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कंपेयर करो इसको और इसको, या फिर क्वेश्चन को करो कंपेयर। क्वेश्चन का है Vt स्क्वायर, तो यहां पे Vt स्क्वायर लाना है हमको। Vt, अच्छा ये तो क्वेश्चन में दिया था, इससे कंपेयर करना है। T तो एज इट इज है, V का पावर x -1, यहां V का पावर, इसका मतलब क्या है, x -1 इज इक्वल टू 1/2। x कितना, x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। और गैमा कितना, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गैमा कितना होता है, 5/3। ये देखो यहां पे है, यहां पे 5/3 आएगा मोनो एटॉमिक के लिए गैमा, Cp/C। ठीक है, तो अब ये रख दो फॉर्मूले में हमारे दोनों चीजें, गैमा की और एक्स की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखो कैसा दिया है, अब नाम दे दिया है क्वेश्चन में, फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दे दिया है। इफ द गैस इज मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए गैमा कितना, 5/3 अभी अभी देखा हमने, तो Cm निकालो। तो हम लिख देंगे Cm का आंसर निकालना है, गैमा की वैल्यू है 5/3 और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PV रेज टू एक्स इज कांस्टेंट। तो यहां सीधा सीधा दिया हुआ है, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है, -3। सेम काम करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। x की वैल्यू रख दो, गैमा की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर से वही बेसिक मैथ Cm का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो, तो आपका आंसर इसका भी आ जाएगा। अब ये देखो क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग एन, अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं है, कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर, ये इसको इक्वेशन में बनाकर लिखो, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब क्या, टी क्यूब ऐसा दिया है, तो हमको Cp/Cv निकालना है। Cp/Cv मतलब क्या रखा, गैमा रखा। तो अब देखो यहां से गैमा की वैल्यू निकालना है, तो हमको इसमें इक्वेशन देखना पड़ेगा एडियाबैटिक की, जिसमें P और T है। तो है क्या एडियाबैटिक की कोई इक्वेशन जिसमें P और T है, कौन सी इक्वेशन है वो,
एडियाबैटिक की जिसमें P और T है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है शायद ये P और T वाली ये इक्वेशन है, P रेज टू 1 माइनस गैमा, T रेज टू गैमा इज कांस्टेंट। तो ये देखो यहां लिख लेता हूं मैं, P रेज टू 1 माइनस गैमा, T रेज टू गैमा इज कांस्टेंट। अब अगर मैं T को इधर लेके आऊं तो पावर क्या हो जाएगा उसका -3, तो ये ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन में। अब इसको इससे कंपेयर करना है, तो यहां P का पावर कितना होना 1 होना, यहां P का पावर 1 है क्या, तो 1 बनाना है इसको। अब 1 बनेंगे कैसा, जैसा स्क्वायर हटाना है तो हम स्क्वायर रूट लेते, क्यूब हटाना है तो क्यूब रूट लेते, वैसा गैमा 1 माइनस गैमा हटाना है तो क्या करेंगे 1 माइनस गैमा से डिवाइड करेंगे पावर में, इसको भी और इसको भी। तो ये देखो ये कैसा दिखेगा, तो यहां पे ये दिखेगा क्या कर रहे हैं हम, P रेज टू 1 माइनस गैमा है, T रेज टू गैमा और यहां पे C है। तो क्या करना है, अब ये देखो यहां पे पहले मैं सिंपल इक्वेशन लिखता हूं, A रेज टू 2B क्यूब इज इक्वल टू C, ऐसा कुछ है, और हमको A का पावर क्या करना है 1 बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं, सब जगह स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मतलब इसका भी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2 और इसका भी पावर 1/2। तो वैसे ही चीज यहां करना है, तो हमको 1 माइनस गैमा से डिवाइड करना पड़ेगा पावर्स में, तो ये कैसा हो जाएगा 1 माइनस गैमा रेज टू 1/1 माइनस गैमा, वही चीज होने वाला है, T रेज टू गैमा रेज टू 1/1 माइनस गैमा इज इक्वल टू C रेज टू 1/1 माइनस गैमा। तो C कांस्टेंट का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ये क्या हो जाएंगे, तो बचेगा क्या P T रेज टू गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू C कांस्टेंट। अब यहां पे ये इससे कंपेयर हो सकता है, अब ये इससे, तो अब क्या आंसर आएगा, T का पावर 1 है, T का पावर यहां जो है T का पावर यहां भी वही होना चाहिए, तो क्या आंसर आएगा गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करके निकालो गैमा का आंसर, वही रहेगा आपका आंसर। तो इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूं, गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू -3। तो ये देखो गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू -3, अब 1 माइनस गैमा को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा गैमा इज इक्वल टू -3 इंटू 1 माइनस गैमा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 गैमा। तो यहां पे ये गैमा को इधर लेके आ जाओ, -3 को इधर लेके आ जाओ, -3 इधर आएगा तो ये गैमा उधर गया तो माइनस गैमा, 3 गैमा माइनस गैमा 2 गैमा इज इक्वल टू, तो गैमा इज इक्वल टू 3/2 है क्या ऑप्शन में, ये गैमा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करना है आपको। अब इसमें ये एक इक्वेशन पे आया P और T वाली, सेम इक्वेशन P और V वाली पे भी आ सकता है, T और V वाली पे भी आ सकता है, तो उसमें बस पावर्स के साथ ऐसा थोड़ा खेलना पड़ेगा आपको। क्लियर है, अब ये क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है ये सबको आना चाहिए। तो देखो क्या दिया हुआ है, एन आइडियल गैस हैज वॉल्यूम V0 एट 27 डिग्री सेल्सियस, इट इज हीटेड एट constant pressure so that its volume becomes 2V0, its final temperature is। तो आपको सीधा सीधा हमारा रामबाण इलाज जिंदा दिल इस्मात यूज करना है। क्या है जिंदा दिल इस्मात की इक्वेशन, PV is equal to nRT, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इससे इक्वेशन बन जाएंगी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। खत्म, इतना ही करना है, निकालो आंसर। 54 यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट केल्विन में रखना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। आंसर आए बाद फिर आप कन्वर्ट करो उसको, लेकिन पहले कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है, तो पहले केल्विन में रखना पड़ेगा उसको। तो देखो केल्विन में करो उसको कन्वर्ट पहले, और फिर बोलो क्या आंसर आएगा। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 300 केल्विन, वो रख के देखो आंसर क्या आएगा, 600 केल्विन। अब उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, -273 करना पड़ेगा, तो बताओ कितना आंसर आएगा, 600 माइनस 273, 54 ही आ रहा है। चलो तो ये देखो इसका V1 कितना है, V0, V2 निकालना है, V2 भी दिया हुआ है 2V0, T1 कितना है 300 केल्विन और T2 निकालना है, तो ये गया, ये इधर T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन, और अगर कन्वर्ट करो बोला है ऑप्शंस में डिग्री सेल्सियस में दिया तो -273 कर लो। 54 कहां से आ रहा है इसका,
कितना आएगा इसका आंसर? 427 नहीं, 327। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक गैस। तो गैमा कितना? 5/3 वैरीज विद टेम्परेचर T एज शोन इन द डायग्राम। तो ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर हमको गिवन है। कैसा रिलेशन है इनका बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ V इज प्रोपोर्शनल टू T। और क्या बोला है? क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब। मतलब क्या? W/Q निकालना है। कौन से प्रोसेस में? ऐसा कब होता है? V इज प्रोपोर्शनल टू T कब पॉसिबल है? फिर से वही जहां भी कंफ्यूजन हुआ, V इज प्रोपोर्शनल टू T जब प्रेशर कांस्टेंट है, राइट? तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वो कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें अपन ने लिखे थे इसका फॉर्मूला 1 - 1 अपॉन, ये फॉर्मूला हमने वहां निकाले थे dW/dQ का, अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगना है, आंसर आ जाएगा। गैमा की वैल्यू कितनी रखना है? गैमा की वैल्यू है 5/3। तो ये आएगा dW/dQ इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन गैमा, गैमा का उल्टा 3/5। तो होगा आंसर 2/5। करेक्ट, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, फिर से गैमा। आप देखो इसमें तो गैमा दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें मतलब गैमा याद भी मत करो। अब क्या दिया हुआ है? प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, एक्सपांड्स आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या बनेगी? T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2। अभी अभी डिस्कस किया हमने। तो यहां पे इक्वेशन बनेगी T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2। और क्या बोला है? एक्सपांड आइसोथर्मली टू अ वॉल्यूम 2V। तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ और इसका आंसर कितना आ गया? वॉल्यूम 2V। प्रेशर कितना आ गया नहीं मालूम, वो यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे, एंड देन एडियाबैटिकली, मतलब अब क्या हुआ? एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ और वॉल्यूम कितना हो गया? 16V। तो हमको निकालना है यहां प्रेशर कितना, ठीक है। तो पहले यहां से निकाल लो प्रेशर कितना, बताओ। यहां प्रेशर P, यहां V है, यहां कितना प्रेशर जब वॉल्यूम 2V हो जाए? 2P या P/2? P/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहां प्रेशर आ जाएगा आपका P/2। अब इससे ये कैसे निकालेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है क्या? क्या फॉर्मूला है? वही लगाना है जिसमें P और V आए, ऐसा फॉर्मूला है क्या? TV रेज़ टू गैमा। तो यहां पे लिखूंगा मैं T1 V1 रेज़ टू गैमा इज इक्वल टू T2 V2 रेज़ टू गैमा। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं HCG पहले। तो यहां लिख लूंगा मैं T2/T1, ये नीचे, ये इधर नीचे, वो उधर नीचे, V1/V2 रेज़ टू गैमा। गैमा की वैल्यू है क्या आपके पास? बिल्कुल है। कितनी है? 5/3। तो रख दो यहाँ पे वैल्यूज। यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज गिवन है? T1 कितना है? T/2। V1 कितना है? V2 कितना है? रख दो यहाँ वैल्यूज। T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 रेज़ टू गैमा। तो T1 हमारा है P/2, ठीक है। V1 कितना है? 2V। और V2 कितना है? 16V। इसका पावर कितना? 5/3। V गया 2 1 जा 2 8 जा। तो P2, ये P/2 को इधर भेज देता हूं मैं। अब 1/8 का पावर 5/3, ये कैसे निकालेंगे? तो पहले क्यूब रूट ले लेंगे, फिर उसके बाद उसका पावर 5 ले लेंगे। तो पहले इसका लेंगे हम क्यूब रूट और बाद में उसका पावर लेंगे 5। 1/8 का क्यूब रूट 1/2 का पावर 5, 1/32, 32 इंटू 2। तो इसका आंसर आ गया P/64। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन डी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें उल्टा भी बोल सकता है, पहले एडियाबैटिक बाद में आइसोथर्मल, तो उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें P भी दिया, किसी में VT दे देगा, किसी में PT दे देगा,
तो आपको सेम काम करना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अब ये इसका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकेंड लॉ बहुत सिंपल चीज बोलता है। सेकेंड लॉ एक सिंपल चीज ये बोलता है कि भाई अगर आप वर्क डन कर रहे हैं तो उसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकती। मतलब कुछ ना कुछ हीट वेस्ट होने ही वाली है वो प्रोसेस में। तो ये लॉ को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बता रहा था कि अगर हीट दिए तो ये काम होगा, लेकिन अगर हीट दे रहे तो कितना काम होगा, कैसे काम होगा, वो ये बता रहा है। तो क्या बोल रहा है ये, आप हीट दो लेकिन वो 100% हीट वर्क डन के काम में नहीं आएगी, कुछ ना कुछ हीट वेस्ट भी हो जाएगी। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके गाड़ी का इंजन। तो गाड़ी का जो इंजन है वैसे उसमें बर्निंग ऑफ पेट्रोल से एनर्जी आ रही है या बर्निंग ऑफ डीजल से, तो उसमें वो डीजल पेट्रोल जो जल रहा है उसके वजह से इंजन चल रहा है। लेकिन क्या आप उसमें पेट्रोल इसलिए डाल रहे कि इंजन गर्म हो जाए? नहीं, तो उसमें भी कुछ हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हुई और कुछ हीट एनर्जी रिलीज हो गई एनवायरमेंट में। गाड़ी का इंजन हम इसीलिए नहीं चालू कर रहे कि इंजन गर्म हो जाए, लेकिन गाड़ी अगर ज्यादा देर चली तो वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, तो वो हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब हम ऐसा नहीं बोलते भाई खाना बनाने का गाड़ी चालू करो, हीट एनर्जी आ रही है उसमें से तो हीट यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते। तो वो हीट एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, तो हमेशा कुछ हीट एनर्जी वेस्ट होने वाली है, पूरी 100% एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते। अब इसी स्टेटमेंट को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से बताया, तो उनका स्टेटमेंट देखना है हमको। और इसका एक स्टेटमेंट इस फॉर्म में भी है। अभी डेल्टा एस क्या होता है? एस इधर स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था हमने, राइट। एंट्रोपी का मीनिंग क्या था? रैंडमनेस, जिसका मैंने अलमारी का एग्जांपल दिया था आपको। घर में अलमारी में अगर मम्मी कपड़े जमा रहे हैं तो वो एंट्रोपी बहुत कम है, और अगर आप जमा रहे हैं तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट एक साइंटिस्ट ने दिया था कि यूनिवर्स हमारा एक्सपांड ही होता जा रहा है। एक्सपांड होता जा रहा है मतलब पार्टिकल दूर जाते जा रहे हैं, पार्टिकल दूर जाते जा रहे हैं मतलब एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, वही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। दूसरा, ये केल्विन प्लैंक, दो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर आप कोई भी एक हीट इंजन लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी के इंजन, वो भी हीट इंजन ही एक तरह का, नहीं तो हीट इंजन का और एक एग्जांपल, ट्रेन में क्या करते थे, वो कोयले की ट्रेन में चलती थी, कोयला यहां से उठा के इंजन में डाल रहे, वो भी हीट इंजन का एग्जांपल है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि हीट इंजन में क्या होने वाला है, हीट लॉस होने वाला है। 100% हीट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 100% वर्क डन। और इसी को अलग अलग नाम है, इसको एक नाम है इंजन लॉ, इसको दूसरा नाम है इंजन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, और तीसरा नाम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। और दूसरा स्टेटमेंट किसने दिया? क्लॉसियस ने। अब क्लॉसियस ने उल्टा स्टेटमेंट दिया। अब इन्होंने बोले हीट लगा के काम करना है, क्लॉसियस ने बोला नहीं, हमको तो हीट निकालना है, और हीट निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है, रेफ्रिजरेटर। वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट में से हीट को बाहर निकालता है, बाहर फेंक देता है एनवायरमेंट में। कहां फेंकता है वो दिखती तो नहीं है, वो फ्रिज के पीछे से बाहर आता है। वो फ्रिज के पीछे देखना, ऐसे कॉइल्स बने रहेंगे, हाथ में लगाना, उसको करना लगेगा, थोड़ा दूर हाथ रखना उससे, तो आपको उसकी हीट महसूस होगी, ठीक है। तो वहां से वो हीट बाहर आती है उसमें से, तो वो अंदर की हीट निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। तो यहां पे उसने दिया, और उसने बोला क्लॉसियस ने कि भाई हीट हम किसी सिस्टम को दे सकते हैं, आराम से किसी चीज को गर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर निकालना है तो वो इजीली नहीं हो सकता, वो स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कुछ मोटर, कंप्रेसर, इंस्ट्रूमेंट कुछ लगाना पड़ेगा। और हमको मालूम है फ्रिज में कंप्रेसर होता है, तो वो कंप्रेसर है इसीलिए फ्रिज चल रहा है। अगर कंप्रेसर नहीं रहा तो फ्रिज, एसी का भी सेम सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब जो कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका सेम वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसको देखो क्या क्या नाम है, सेकेंड फॉर्म, या फिर रेफ्रिजरेटर लॉ, या फिर रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है यहां तक?